गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 कृषि में फसल उत्पादन में अलंकृत उद्यान के प्रमुख अंगों से परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम आप लोग को आज हम पूरी तरीके से अलंकृत उद्यान के जो प्रमुख अंग हैं उसके बारे में परिचित करने वाले हैं। ठीक है, अलंकृत उद्यानों के अंगों के रूप में अगर आप देखते हैं तो वृक्ष है, लताएँ हैं, झाड़ियाँ हैं, पुष्प हैं, इस तरीके से उनके अंग हैं जिसको हम सजाने का काम करते हैं। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग उद्यानों में निम्न तरीक़ों से हम जो अलंकृत उद्यान है उसमें हम सज्जा सजावट के लिए इन वृक्ष है, लता है, झाड़ियों का उपयोग करते हैं जो उनके अंगों के तहत उनका परिचय देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बहुत सारे उसके अंगों के बारे में लिखा हुआ है, तो अंगों के बारे में हम परिचय कर रहे हैं। तो उनके अंगों के बारे में लिखा है, जैसे कि पहला है सड़क, रास्ते एवं पगडंडी। दूसरा है वृक्षावली के रूप में हरियाली, बाड़ एवं कोर सज्जा, झाड़ियाँ एवं उनकी पट्टियों के रूप में लता और बेल। ठीक है, पुष्पों की क्यारियों एवं पट्टी, गमला स्थल, छायागृह, जल उद्यान, शैल उद्यान। इस तरीके से क्या है उनके प्रमुख अंगों के रूप में अलंकृत उद्यान के निम्न अंगों के रूप में पहचाना जाता है। नीचे आप और देख सकते हो, उपयुक्त 11 अंगों के अतिरिक्त अलंकृत उद्यान में कुछ विशेष आकर्षण बनाए जाते हैं जो प्रमुख रूप से दिए हुए हैं, जैसे कि टोपियरी, बोनसाई, परगोला, फुहारा, झरना, ठीक है, जलाशय, पहाड़ियाँ, पुल, वेदिका या पौड़ियाँ, पक्षी गृह, मूर्तियाँ और क्रीड़ा स्थल। तो इस तरीके से विशेष तौर पर कुछ प्रमुख उद्यान हैं जिनमें इनका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े उद्यानों में इन सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे इनके बारे में पूरी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अलंकृत उद्यान के उपयुक्त प्रमुख अंग 11 है और 12 विशेष आकर्षण आवश्यकताएं उपलब्ध स्थल के अनुसार अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला जिसमें हमने बताया थे सड़क एवं रास्ते एवं पगडंडियाँ, है ना। नाम से आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, सड़क, रास्ते एवं पगडंडियाँ। सड़क, रास्ते एवं पगडंडियाँ का मतलब क्या होता है? यहाँ अलंकृत उद्यान में हम सड़क, रास्ते एवं पगडंडियाँ बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि दर्शक जो है प्रत्येक सौंदर्य स्थल तक सुगमतापूर्वक वहाँ पर पहुँच सके। ठीक है, दर्शक जो है सुगमतापूर्वक सौंदर्य स्थल पर क्या हो सके, पहुंच सके। इसलिए वहाँ हमें क्या बनाना जरूरी होता है? सड़क, रास्ते एवं पगडंडियाँ, हमें उसमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। मुख्य सड़क से रास्ते और रास्तों से पगडंडियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, छोटे उद्यान में पहुंच के मार्ग ही पर्याप्त होते हैं, किंतु बड़े सार्वजनिक उद्यानों में रास्तों और पगडंडियों को विशेष महत्व दिया जाता है। सड़क, रास्ते और पगडंडियाँ बिल्कुल होनी चाहिए। उन्हें आकर्षक रूप से बनाया जा सकता है और विशेष आकर्षण वाले स्थानों पर चारों ओर रास्ते पगडंडियाँ विशेष तौर पर होनी चाहिए। जैसे कि आप बहुत जगह उद्यान में घूमने जाते हैं तो आप विशेष तौर पर अलग अलग तरीके से वहाँ पगडंडियाँ, रास्ते बनाए जाते हैं और उन पगडंडियों और रास्ते को साज सज्जा सजावट के लिए पूरी तरीके से तैयार रखा जाता है। आकर्षण केंद्र के तहत उसको पूरी तरीके से सजाया जाता है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं वृक्षावली। वृक्षों के बिना कोई भी अलंकृत उद्यान जो है वो पूरी तरीके से अधूरी होती है। बहुत सारे उद्यानिक क्षेत्रों में आप देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े शोभायुक्त वृक्षों को लगाया जाता है, उगाया जाता है ना। तो वृक्षों के बिना तो अलंकृत उद्यान पूरी तरीके से अधूरी मानी जाती है। उद्यानों में वृक्षों का उपयोग सड़क के किनारे, जलाशय के चारों तथा विशेष प्रयोजनों से लगाने के लिए किया जाता है। सुंदर फूलों के लिए, छाया के लिए, शोभादार पत्तियों के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष उद्यान में स्थायी शोभा एवं उसकी विशालता प्रदर्शित करते हैं। स्थायी शोभा और उनकी विशालता को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। वृक्ष लगाने से पहले फूलों का रंग, फूलने का समय, ऊंचाई तथा फैलाव आदि के बारे में विशेष तौर पे जानकारी दी जाती है। जैसे कि विशेष तौर पे कुछ कम फैलने वाले वृक्ष के रूप में अगर हम देखते हैं तो डूपिंग अशोक, आकाश नीम, गुलतुर्रा, इस तरीके के जो वृक्ष है विशेष तौर पर कम फैलने वाले वृक्ष के तहत आते हैं और ये वृहद उद्यानों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके आगे और लिखा हुआ है, वृहद उद्यानों में वृक्षावली के रूप में बड़े वृक्षों के रूप में बड़े वृक्षों को भी लगाया जाता है ना। जो बड़े बड़े क्षेत्रों में उद्यान की क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर विशेष तौर पर बड़े बड़े वृक्षों को लगाया जाता है। जैसे कि गुलमोहर है, पेल्टोफोरम,
एक के बाद दूसरा आकाश नीम और गुलमोहर की एकांतिक वृक्षावली लगाया जाता है। वृक्ष के रूप में आकर्षण देने के लिए विशाल वृक्ष जैसे बरगद है, कदम है, स्थैपोडिया है, सीता, अशोक, इस तरीके के वृक्षों को चयन किया जाता है और ये विशेष तौर पर बड़े उद्यानिकी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सुझाव माना जाता है इन पौधों को, इन वृक्षों को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तीसरा है, आप देख सकते हैं हरियाली। हरियाली भी उद्यानिकी क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के पौधों के विहीन भूमि पर घास लगाने को, जिससे कि भूमि हरी तथा आकर्षक दिखने लगे, हरियाली या लॉन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको हरियाली दिखाई देती है, एकदम आकर्षक रूप में आपको दिखाई देती है, तो वो कहलाती है आपका हरियाली या लॉन। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि घास के कितने रूप से लगाए गए मैदान का स्थल जो होती है लान या क्या कहलाती है आपका हरियाली कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है उद्यानिकी क्षेत्रों के लिए, उद्यान के लिए। ठीक है, हरियाली उद्यान की पृष्ठभूमि का कार्य करती है। सुंदर चित्रों को उभारने के लिए पृष्ठभूमि का महत्व बहुत अधिक होता है। जिस प्रकार कपड़े पर सुंदर बेल बूटे बनाकर सजाया जाता है, उसी प्रकार भूमि के हरियाली या लान रूपी कपड़ा फैलाकर वृक्ष, झाड़ियाँ, लता तथा पुष्प आदि बेल बूटों से उसे क्या कर दिया जाता है, सजाया जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी हरियाली। आगे देख सकते हैं बाड़ और कोर सज्जा। बाड़ और कोर सज्जा, यह भी एक विशेष तौर पर एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में लिया जाता है ना, बाड़ एवं कोर सज्जा। झाड़ूनुमा पौधे होते हैं, उनको कतारबद्ध तरीके से लगाकर दीवार की तरफ बनाने की जो कला होती है ना, जो झाड़ियाँ होती है, आप उद्यानिकी क्षेत्र में देख सकते हैं कई जगह पर कि जहाँ झाड़ीनुमा पौधे होते हैं उन्हें कतारबद्ध तरीके से लगा दिया जाता है और एक दीवार की तरह प्रतीत होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाड़िया हैज कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाड़िया हैज कहते हैं। ठीक है, बाड़ का उपयोग अहाता बनाने के लिए किया जाता है। उद्यान के बाहरी घेरे के समीप लगी हुई झाड़ियों को दीवार की तरह काट छाँट कर शोभामय बनाया जाता है। या आप देखे होंगे कई उद्यानिकी क्षेत्रों में विशेष तौर पर जो जानवरों की कलाकृति बनाई जाती है, ठीक है, वो भी एक बाड़ या हैज के तहत आती है ना, या कोर सज्जा के तहत आती है। वहाँ हम क्या करते हैं, विशेष तौर पर हम जो झाड़ियों वाले पौधे होते हैं उसकी कटिंग करके जो जानवर होते हैं या जो बहुत सारे पक्षी होते हैं उनके आकृति के हम उसको बनाकर वहाँ साज सज्जा सजावट के लिए इस तरीके से शोभा युक्त कार्य करने के लिए हम करते हैं, तो वो कहलाती है आपका बाड़ या हेज। ठीक है, उद्यान में एकांत स्थल बनाने के लिए अशोभनीय स्थलों को ढकने के लिए भी बड़ा उपयोग में लाया जाता है और बाड़ का उपयोग उद्यानों की विभाजित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बाड़ के लिए लगाई गई झाड़ियाँ को काट छाँट कर सीमित रखा जाता है। जैसे कि इसमें कुछ विशेष तरीके से जो पौधे हैं, टुरंटा, विलायती इमली, गुड़हल, क्लीरोडेंड्रॉन, एक्लिफा, लेंटना, मेहंदी आदि झाड़ियाँ जो होती है बाड़ के लिए उपयोग में लाई जाती है। विशेष तौर पर आपने देखा होगा मेहंदी की जो पौधे होते हैं इन्हें भी बहुत अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक संख्याओं में लेकर इसे क्या किया जाता है, जो क्षेत्र होते हैं उद्यानिकी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विशेष तौर पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कोर सज्जा से तात्पर्य क्या है, कोमल, आकर्षक और सुंदर पत्तियाँ, कोमल, आकर्षक और सुंदर पत्ते वाले अथवा सुंदर फूल वाले जो पौधे होती हैं उनकी घनी पट्टी जो 15 से 25 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ऐसी पट्टी का उपयोग विभाजन रेखा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है इसको ही कोर सज्जा बोला जाता है। ऐसे पौधों को काट छाँट कर सीमित रखा जाता है। अल्टरनेंथ्रा, कोलोसियस, ड्रेसिस्कैंसिया, अजर्टेम, पिलिया, कैंडिड, टफ्ट आदि जो पौधे होते हैं इनका उपयोग जो होती है कोर सज्जा बनाए जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न पौधे होते हैं जो बाड़ एवं कोर सज्जा के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं झाड़ियाँ एवं उनकी पट्टियाँ। ये भी विशेष तौर पर उद्यानिक क्षेत्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी अलंकृत बागवानी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है झाड़ियाँ एवं उनकी पट्टियाँ। ठीक है, तो वृक्षों और शासकीय पौधों के मध्य के जो गुण रखने वाले बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनको झाड़ियाँ झूप कहते हैं। झाड़ियाँ विविधतापूर्ण होने के कारण, झाड़ियाँ जो होती है विविधतापूर्ण होने के कारण इनका उपयोग जो है उद्यान में अनेक तरीके से किया जाता है। ठीक है, झाड़ियों का उपयोग अकेले या अनेक झाड़ियों में एक साथ क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। झाड़ियों को अकेले लगाकर उन्हें तरह तरह के आकार दे सकते हैं। ठीक है, अनेक किस्मों की झाड़ियाँ जब एक निश्चित स्थान तक एक योजनाक्रम से लगाई जाती है तो उसको झाड़ियों की पट्टी
कहते हैं और कुछ झाड़ियाँ जो होती है सुंदर फूलों के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि रुक्मणी, बोगेनविलिया, गुलाब, रात रानी, इस तरीके की झाड़ियों को सुंदर पत्तियों के लिए लगाया जाता है। इसके आगे है थूजा, डेडोनिया, क्लीडेंड्रॉन, एक्लिफा, क्रोटान, इस तरीके की जो झाड़ियाँ होती है सुगंधमय झाड़ियों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। देसी गुलाब जो होती है, चमेली, रात रानी, मंदमस्ती आदि जो झाड़ियाँ पाई जाती है वो पट्टियाँ बनाने के लिए झाड़ियों के चुनाव में इनका उपयोग लिया जाता है। और इनकी जो ऊंचाई जो होती है पर्णपत्ती, सदाबहार तथा उद्देश्य आदि को ध्यान रखकर छोटी झाड़ियों के सामने की ओर 1 से 1.5 मीटर का अंतर रखा जाता है और मध्यम झाड़ी मध्य स्थान के लिए 1.5 से 2 मीटर के बीच का अंतर रखा जाता है। ऊंची झाड़ियों के बीच की ओर 3 से 4 मीटर के अंतर लगाना चाहिए और इस तरीके से पतझड़ वाली झाड़ियों के बीच की ओर लगानी चाहिए। तो इस तरीके से ये भी विशेष महत्व प्रदान करती है अलंकृत बागवानी के रूप में। आगे आप देख सकते हैं लताएँ या बेल। लताएँ या बेल किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है अलंकृत बागवानी के लिए? यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे पौधे जिनके तने सीधे नहीं होते हैं और किसी वस्तु का सहारा पाकर धीरे धीरे क्या होते रहते, बढ़ते रहते हैं, वो आपके लिए क्या कहलाती है? लताएँ या बेल कहलाती है। उद्यानिकों में इनका बहुत ही अधिक उपयोग होता है। ठीक है, उद्यान में इनका उपयोग भवनों की दीवारों पर चढ़ाने के लिए, मेहराब बनाने के लिए, छायागृह बनाने के लिए, आकर्षित आकृति बनाने के लिए, भद्दे गंदे स्थानों को ढकने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उद्यान के सूखे हुए झाड़ों पर भी इन्हें बढ़ाकर सुंदर बनाया जा सकता है और सभी लताएं हर स्थान के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए इनका चुनाव उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। दीवार पर चढ़ने के लिए पायरोजेस्टिया, बोगनेविलिया, रंगून कीपर, इस तरीके की जो लताएं होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। इन्हें भवन की दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में सूर्य की प्रकाश से मिलती रहे और ये पूरी तरीके से हरी भरी रहे, इसलिए इन्हें इस तरीके से लगाया जाता है। कुछ लताएं जो सुंदर पत्तियों वाली होती है जैसे एस्प्रेंगस, पोथस, आइवी, इस तरीके की जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। और कुछ लताएं जो सुंदर फूल देती हैं जैसे कि पायरोजेस्टिया, रंगून क्रीपर, इस तरीके की जो लताएं होती हैं इनके फूल जो होती है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, सुंदर प्रतीत होती है। इस और कुछ जो होती है सुगंधित पुष्पों वाली के पत्तों के साथ साथ सुगंधित पुष्प वाली भी होती है जैसे कि चमेली, गुलाब, मार्शल, नील आदि, इस तरीके के उपयोग को लता या बेल के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे वर्षीय पुष्प और क्यारियम पट्टियों के रूप में, ठीक है, वर्षीय पुष्प, क्यारियम पट्टियों के रूप में ऐसे पौधे जो अपना जीवन क्रम 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हैं, वो जो होती है 1 वर्षीय पुष्प क्रम के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिनके पुष्प सुंदर होते हैं। उद्यान में पुष्प और कार्य पुष्प पट्टियों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इनका स्थान स्थायी नहीं होता है। ठीक है, रास्ते के किनारे, लॉन के चारों ओर, झाड़ियों के सामने, गमले में लगाया जा सकता है। फूलदानों को सजाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इन पुष्पों को एक निश्चित क्रम में पट्टियों के रूप में भी कतारबद्ध तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, कतारबद्ध तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। इन पुष्पों को एक निश्चित क्रम में पट्टी के रूप में, जिसे पुष्प पट्टी कहा जाता है। पट्टियों के विभिन्न प्रकार के पुष्प पौधे जो एक दूसरे से कई दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें छोटे छोटे समूह में एक स्थान पर लगाकर प्राकृतिक रचना तथा सौंदर्य वृद्धि करना प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है। यानी आकर्षण का केंद्र आपको प्रतीत होता है। इस तरीके की अगर आपको दिखाई देती है, आकृति दिखाई देती है, तो आपको पूरी तरीके से आकर्षण केंद्रित दिखाई देती है। तो पुष्प पट्टियों की चौड़ाई जो होती है 2 मीटर के लिए होनी चाहिए। लंबाई उपलब्ध स्थान के अनुसार रखी जाती है। तो इस तरीके से वर्षीय पौधे और कैरियम पट्टियों के रूप में कुछ पौधों को लिया जाता है। पुष्प पट्टियों के उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो अधिक ऊंचाई के रूप में, मध्यम ऊंचाई के रूप में, छोटी ऊंचाई के रूप में आप देख सकते हैं हॉलीहॉक, डहेलिया, स्लाइवा, लॉकस्पर, एस्टर, स्लेविया, है ना, हेलिक्राइसम, लॉकस्पर, एंट्रीहाइनम, प्लॉक्स, एंट्रीहाइनम, कॉस्मोस, एंट्रीहाइनम, कैंडीटफ्ट और नस्टिसियम, इस तरीके की जो पुष्प पट्टियों के उदाहरण निम्नलिखित तरीके से इनको लिया जाता है। उपयुक्त 5 तरह की पुष्प पट्टी के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें रुचि अनुसार लगाया जा सकता है। पुष्प पौधों को 1 या 2 संख्या में लगाने से इनकी आभा नहीं निखर पाती, अतः इनको सदैव क्यारियों में ही लगाया जाना चाहिए। सदैव कहाँ लगाई जानी चाहिए? क्यारियों में लगाना चाहिए, ताकि उद्यान में पुष्पों की पट्टियों पर सूर्य प्रकाश
साधना मिलती रहे और अलंकित उद्यान अपनी आरंभिक अवस्था में हो तो उसे पुष्प द्वारा अलंकित किया जाना चाहिए, जिससे कि सूनापन न रहे। ठीक, तो इस तरीके से हम जो उसकी स्थितियाँ होती है उसके तहत भी हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका गमला स्थल। देख सकते हैं गमला स्थल में क्या दिया हुआ है, गमला स्थल है ना। तो गमला स्थल किस तरीके से होता है, देख सकते हैं गमला स्थल जो होती है शोभायान झाड़ियाँ तथा कुछ पौधे गमले में उगाकर उद्यान में रखे जाते हैं। आप कभी भी उद्यानिकी क्षेत्र में घूमने जाते हैं, जैसे गार्डन बोलते हैं ना, तो गार्डन में आप कभी कभी घूमने जाते हैं तो गमले लगे हुए दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी पत्तियों वाली और जो फूल होती है, सुगंधित फूल होती हैं, उनको भी गमले स्थल में लगाया जाता है। यह भी एक अंकित बागवानी के लिए महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है। गमले में लगाए गए कई पौधे जो आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर सजाया जा सकता है, इसलिए इनको चलता फिरता उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए इनको क्या कहा जाता है, चलता फिरता उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि गमले में जो हम पौधे लगाते हैं, जो पुष्प लगाते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। गमलों में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो स्वयं के आभा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि डहेलिया, क्रोटन, गुलदाउदी, गुलाब, कैक्टस। ठीक है, तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं उनको गमले में लगाया जाता है, गमले में लगा सकते हैं, है ना। और गमले में ऐसे पौधे लगाए जाने से जो स्वयं की आभा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि डहेलिया, क्रोटन, गुलदाउदी, गुलाब आदि होते हैं। कैक्टस भी गमले में लगा सकते हैं और गमले के फुहारे के समीप रास्तों के आसपास अन्य स्थानों को समूह में रखकर सजाया जा सकता है। तो इस तरीके से गमला स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संरक्षण गृह, छायागृह, नेक्स्ट आप देख सकते हैं संरक्षण गृह और छायागृह। ऐसे स्थान में जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, उद्यान में छायागृह का विशेष महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी उद्यानिकी क्षेत्र में जाते हैं तो हम एक छाया जगह पर जाकर एक विराम स्थल के लिए हम वहाँ जाकर थोड़ा सा बैठ सकते हैं, है ना। जब भी हम उद्यान के क्षेत्र में जाते हैं तो बैठकर हम आनंद की अनुभूति लेते हैं। तो इस तरीके से संरक्षण गृह और छायागृह बहुत ही विशेष महत्व रखता है। छायागृह ग्रीन हाउस उद्यान के किसी भी स्थान पर विशेष कर उत्तर दिशा की ओर रखना अच्छा रहता है। उद्यान के मध्य स्थान में भी इन्हें बना सकते हैं और छायागृह दो तरह की से उपयोगी होती है। एक तो गर्मी के मौसम को विश्राम देता है, दूसरा पौधों को सुरक्षित स्थल भी होता है जिन्हें लू या तेज गर्म हवा से हानि होने का भय रहता है। छायागृह घनी पत्तियों वाले सदाबहार वृक्ष झाड़ियाँ लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि बरगद, अशोक, कदम, इस तरीके की जो झाड़ियाँ वाले पौधे होते हैं उनको इनके लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तरह के बनाए गए छायागृह विश्राम स्थल का काम देती है। ठीक है, लौह, ईंट तथा जाली से एक कृत्रिम ढांचा या मंडप बनाकर इनके ऊपर चारों ओर छाया देने वाली जो लताएं होते हैं, फोतस, पायरोजेस्टिया, पुरान, पेनिकुलेटा, एंटीगोनन, लिप्टोपस आदि तरीके की जो झाड़ियाँ होती है उनको लगाया जाता है। जलाशय के समीप बने हुए छायागृह आगंतुकों को सहज की आकर्षित कर लेते हैं, आगंतुकों को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं, यानी व्यक्तियों को सहज ही आकर्षित करने का काम करते हैं अगर हम इस तरीके से संरक्षण गृह और छायागृह बनाते हैं तो। ठीक है, जल उद्यान आगे आप देख सकते हैं। जल उद्यान के रूप में जल में उत्पन्न होने वाले पौधों की सहायता से अलंकृत उद्यान में जल उद्यान बनाए जाते हैं। जल उद्यान जलाशय का लघु रूप होता है। ठीक है, उद्यान के सबसे नीचे वाले स्थानों को गहरा करके जलाशय का रूप दे दिया जाता है और उसमें जल में उगने वाले पौधे जैसे कि कमल है, कुमुद है, पांटिडेरिया आदि लगा दिया जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में फूलकर विशेष आभा यानी विशेष तरीके से सुंदरता बिखेरती है। आसपास जो क्षेत्रफल होता है उसमें हाँ क्या करती है, फूल कर विशेष तरीके से आभा बिखेरती है, सुंदर भी कहते हैं। छोटे उद्यान में पौंड या जल कुंड बनाकर उसमें पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे कि जल कुंड में कम से कम 1 मीटर जल अवश्य रहना चाहिए। जल उद्यान के आकर्षक मछलियां भी पाली जाती है। जल कुंड का जल समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तो इस तरीके से जल उद्यान हो गया। शैल उद्यान, शैल उद्यान में क्या होते हैं, उद्यान के अंतर्गत पत्थर या चट्टानों की कृत्रिम पहाड़ी बनाकर उसमें झाड़ियाँ तथा पौधे उगाना शैल उद्यान कहलाता है। ठीक है, उद्यान के अंतर्गत जो पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, कृत्रिम पहाड़ी, उसको कृत्रिम पहाड़ी बनाकर उसमें झाड़ी तथा पौधे कर उनके शैल उद्यान जो लगाते हैं तो वो कहलाती है आपका पौधे लगाना जो होता है वो आपका शैल उद्यान कहलाता है। शैल उद्यान एकांत स्थल में उत्तर दिशा की ओर या ऊंचे स्थान या गंदे स्थलों में बनाए जा सकते हैं। शैल उद्यान मिट्टी, मुरूम, पत्थर के टुकड़े आदि की सहायता लेकर उसे बनाया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से चट्टान वाले पानी में उगे हुए पौधों को नकल लघु रूप में की जाती है और फर्न, फॉर्म, ड्रेसिना, कैक्टस, अगवे आदि पौधों के लिए आदि पौधे जो होते हैं वो शैल उद्यान के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुई आपकी
उनके प्रमुख अंगों के बारे में, ठीक है, उनके प्रमुख अंगों के बारे में। आगे आपका लिखा हुआ है कैक्टस गार्डन, ठीक है, आगे आपका क्या लिखा हुआ है, कैक्टस। इसके बाद है आपका कैक्टस गार्डन, ठीक है। तो कैक्टस गार्डन क्या होता है, कैक्टस कैक्टसी कुल का सदस्य है। इनके फलों को बेरी कहा जाता है और ये बहुवर्षीय पौधों की तरह आती है। इसमें पत्ती के स्थान पर पूर्ण शूल पाए जाते हैं, ठीक है, तथा तना मांसल तथा हरा होता है। ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं और इनको जल की कम आवश्यकता होती है। उद्यान में ये पौधे अपना कठोरतापन खो देते हैं और तेज धूप में ये खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें जमीन व गमलों में उगा सकते हैं। इनकी सिंचाई व खाद जो होती है, इनकी सिंचाई व खाद पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कम सिंचाई वाले पौधे के तहत आती है ना। और इनके लिए कंपोस्ट छिद्रित होना चाहिए। इनके लिए 40% पत्तियों की खाद, 20% गोबर की खाद, 20% दोमट मृदा तथा 20% इसके लिए बालू अतिरिक्त छोटे छोटे टुकड़ों में बोन मिल में देना चाहिए। BSC के द्वारा कीड़ों से बचाया जा सकता है। इनको मार्च अप्रैल में रोपना चाहिए। इन्हें प्रतिवर्ष लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी ऊंचाई जो होती है अधिक वृद्धि करने के लिए, मतलब उनकी ऊंचाई में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, विशेष तौर पर सहारा प्रदान किया जाता है, जिससे तेज हवा आदि में ये क्षतिग्रस्त ना हो, ठीक है। कैक्टस को बीज से प्राप्त करना एक सफल विधि है ना, लेकिन इनकी वानस्पतिक प्रवर्धन के माध्यम से भी हम इनको सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग गर्मियों में इनकी जो ग्राफ्टिंग होती है गर्मियों में करनी चाहिए, ठीक है। प्रमुख कैक्टस पौधों जैसे कि एरियोकॉर्पस रेटुटस, एरियोकॉर्पस फिशरेटस, अपोरो कैक्टस, फेजिली फॉर्मिस, ठीक है, एरियोकॉर्पस कैनिफॉर्म, एकिनोकैक्टस ग्रुसेनी, पैरेरिस्किया अलुलंटा, ठीक है, पैरोडियामासी, सिफोलोसिरस, मेलोकैक्टाइड्स, इस तरीके इनकी प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनको उसी तरीके से ये जो सभी इनके जो पौधे होते हैं उसी तरीके इसको उगाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। उद्यान के विशेष आकर्षण यानी हम जब अलंकृत बागवानी लगाते हैं तो उसमें विशेष आकर्षण की जो क्रियाएं होती है उसको किस तरीके से वहाँ किया जाता है। जैसे कि पहला है आपका टॉपियरी, ठीक है, पहला है आपका टॉपियरी। शोभादार झाड़ियों को काटकर, छांटकर या सधाई कर, ठीक है, या सधाई कर विभिन्न आकार देना टॉपियरी कहलाती है। पहले भी हमने बताया कि जहाँ उद्यानिकी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो विशेष तरीके से शोभादार जो झाड़ियाँ होती है उसे काट कर कोई जानवर होते हैं उनका आकृति दे दिया जाता है, जैसे कि बैल है, हाथी है, या कोई व्यक्ति है, पक्षी है। इस तरीके से उनके शोभादार जो झाड़ियाँ होती है उसे काट छाट कर उस तरीके से आकृति दे दी जाती है, वो कहलाती है आपकी टॉपियरी। टॉपियरी के लिए ऐसे पौधे लिए जाते हैं जो शीघ्रता से बढ़ते हैं, विभिन्न आकार के साधे जा सकते हैं और सदाबहार होते हैं। और क्या होती है, सदाबहार होती है, जैसे मधुकामनी, विलायती इमली, कैलोडेंड्रॉन, अकेसिया, मॉडेस्ट्रा, टुरंटा, इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो टॉपियरी करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है और उपयुक्त मानी जाती है। जिस प्रकार के पौधों को बनाना हो उसका लोहे की तार या जाली का ढांचा तैयार कर लिया जाता है, उसमें पौधे को बढ़ने के लिए कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है और समय समय पर ढांचा के अनुरूप काट छाट की जाती है, ठीक है। समय के अनुसार जो ढांचा होती है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, काट छाट कर सकते हैं। टॉपियरी बनाने के लिए पौधों की काट छाट बड़ी सावधानी पूर्वक की जाती है। कटाई छटाई वर्षा और बसंत ऋतु में वर्षा और किस ऋतु में की जाती है, बसंत ऋतु में की जाती है। खुला हुआ स्थान जो कि जल के समीप हो टॉपियरी बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त और उचित मानी जाती है। प्रत्येक काट छाट के पश्चात नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने से पौधों की जो वृद्धि है शीघ्रता से
होती है। ठीक है, तो पौधों की जो वृद्धि होती है उसी के तहत होती है। तो इस तरीके से टोपियारी की जाती है। बौनाकरण या बोनसाई, बौनाकरण या बोनसाई, बौनाकरण या बोनसाई का मतलब होता है जो पौधे होते हैं, बड़े जो वृक्ष होते हैं, उनको काट छाट कर अत्यंत ही बौना रखने की जो कला होती है। ठीक है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, झाड़ियों वाले पौधे होते हैं, उन्हें काट छाट कर क्या कर दिया जाता है, बौने की आकृति दे दी जाती है। वो आपका कहलाता है बौनाकरण या बोनसाई। ठीक, वो आपका क्या कहलाता है, बौनाकरण या बोनसाई। इस कला के अंतर्गत जैसे कि बरगद जैसे विशाल वृक्ष होते हैं, उन्हें 0.5 से 1.0 मीटर ऊंचा बनाया जा सकता है। जापान में यह कला अत्यधिक लोकप्रिय है। ठीक है, इस कार्य हेतु वृक्ष गमले में या प्लेट में या अन्य सीधा वाले पात्रों में लगाए जाते हैं और उनकी बाढ़ नियंत्रित करने के लिए प्रतिवर्ष उनकी जड़ों और शाखाओं को सावधानीपूर्वक काट छांट की जाती है। ठीक है, मुख्य जड़ व तना क्रमशः मोटा होता जाता है और परिपक्व होता जाता है, किंतु फैलता नहीं। बौनाकरण की कला को घरों की सजावट के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बौनाकरण या बोनसाई भी उद्यान के विशेष आकर्षण का एक कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेहराव या परगोला, मेहराव या परगोला करना। ठीक है, तो मेहराव या परगोला क्या होती है, प्रवेश द्वार द्वारा अन्य निर्गम या आगमन स्थानों पर लोहे या लकड़ी का मेहराव बना दिया जाता है। यानी लोहे या लकड़ी का क्या बना दिया जाता है, आकृति बना दिया जाता है और उसमें सुंदर जो शोभायमान लताएँ होती है उनको उन्हीं में चढ़ा देने की जो कला होती है वो मेहराव या परगोला कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपका मेहराव या परगोला कहलाती है। लताओं का चुनाव मेहराव के आकार के आधार पर किया जाता है। उसके स्थान तथा उद्देश्य के अनुसार ही जो चुनाव है वो किया जाना चाहिए। मेहराव का आकार जो होती है इतना बड़ा अवश्य हो कि आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित ना हो। जैसे कि आप विशेष तौर पर गार्डन वगैरह में जाते हैं, उद्यानिकी क्षेत्र में जाते हैं, तो इसी तरीके से मेहराव या परगोला बनाया जाता है। यानी प्रवेश द्वार में जो जिस तरीके से शोभायमान लता चढ़ाकर एक आकृतिनुमा द्वार बना दिया जाता है, वही आपका मेहराव या परगोला को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेहराव या परगोला हो गए। इसमें विशेष तौर से कुछ पौधे हैं जिसको लिया जाता है, जो लताएं उनको लिया जाता है, जो है पोइवेरिया, वेंटिस्टेरिया, डेरिस, पायरोस्टीजिया, एडिलोकैलिम्ना, इस तरीके की जो प्रमुख लताएं हैं उनको मेहराव या परगोला बनाने के लिए लिया जाता है। फुहारा, नेक्स्ट है आपका फुहारा। तो फुहारा क्या है, कृत्रिम रूप से उद्यानों में वर्षा की आभा उत्पन्न करने की तकनीकी जो होती है वो फुहारा कहलाती है। यानी फुहारा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जल को विद्युत पंप द्वारा खींचकर उसे पाइप द्वारा महीन छिद्रों से बल्ब के साथ बाहर फेंका जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जल की महीन कणों में विभक्त होकर जो फुहारा होती है या वर्षा या दृश्य निर्मित होती है वो कहलाती है आपका फुहारा। ठीक है, बल या ताकत के साथ साथ जल फुहार में निकलने के कारण ऊपर तेजी से उड़ता है और धाराओं के रूप में नीचे गिरने लगता है। वर्षा ऋतु स्वमेव लोकप्रिय होती है। उद्यान के आकार के अनुसार फुहारे अनेक अनेक प्रकार की सुंदरता या आकृतियों में बनाए जाते हैं, जिससे जल की फुहारा विभिन्न कोण से निकाली जाती है। इन फुहारों को रंगीन विद्युत सज्जा से भी अलंकृत किया जाता है। वृंदावन उद्यान मैसूर में फुहारों की उत्कृष्ट कला प्रदर्शित की गई है और फुहारों का आकार या संख्या या उद्यानों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से फुहारा भी अलंकृत उद्यान के आकर्षण का केंद्र होती है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं झरना या प्रपात। ठीक है, बड़े अलंकृत उद्यानों में जल को ऊंचे स्थान में क्रमबद्ध तरीके से नीचे गिराकर कृत्रिम से झरना या प्रपात का दृश्य उपस्थित करना। ठीक है, ढलाव वाली भूमि पर उद्यान बनाने में झरना या प्रपात की विशेष आभा दिखाई देती है। लघु रूप में नदियाँ, नालों आदि का निर्माण भी कृत्रिम वातावरण या प्राकृतिक दृश्यों की नकल की जाती है। झरना प्रपात का दृश्य बड़े उद्यानों में ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलाशय। तो जलाशय जल में मानव को स्वाभाविक प्रेम होता है। उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा जल में शांति, स्फूर्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसी कारण बड़े बड़े जो शहर होते हैं, ठीक है, उनके विकास के रूप में यथासंभव नदी के समीप
ही इस तरीके से उनका विकास का कार्य किया जाता है। और इस भावना को उपयोग भी निर्जन और शुष्क स्थल पर उद्यान में जलाशय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, तैयार करके विशेष आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। जिस तरह उगते हुए डूबते हुए सूरज की आभा समुद्र के द्वारा विशेष आकर्षण हो जाती है, उसी तरह जलाशय वृक्ष उगाने की छटा जो निखार होता है उसी तरह जलाशय वृक्ष उगाने की जो छटा होती है, ठीक है, छटा जो होती है वृक्ष की परछाइयाँ और इन जलाशयों में विशेष आकर्षण पैदा करती है। तो इस तरीके से हम जो उद्यानिकी क्षेत्र है वहाँ छोटे मोटे जो जलाशय है बनाकर भी उद्यान के विशेष आकर्षण का हम क्या कर सकते हैं, विशेष आकर्षण को पैदा कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आज के टॉपिक में, ठीक है, जल उद्यान के विशेष आकर्षण के रूप में और अलंकृत उद्यान के प्रमुख अंगों के परिचय के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।